हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन है इथेनॉल, एस्टर, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड या सिरका। तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका, CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये जो व्यापार के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, व्यापार स्तर पर इसको पायरोगिलिशियंस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है तो सेलुलोज एसिटिक एसिड का उपयोग फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेलुलोज एसिटेट का यहाँ पे लिख लीजिए, सेलुलोज एसिटिक का फोटोग्राफी फिल्म के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इथाइल, इसके जो यौगिक है वह इथाइल एसीटेट, इसका जो उपयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंध के लिए किया जाता है। कृत्रिम सुगंध के लिए इसका उपयोग किया जाता है इथाइल एसीटेट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है तेज गति का, अधिक आवेग का, कम गति का या समान गति का। यदि दो असमान द्रव्यमान, यदि जैसे कि हाफ m1v², ठीक है, और हाफ m2v², यदि इनमें ये अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो गतिज ऊर्जाएं वे समान है, तो इसका तात्पर्य है कि उनमें समान गति होगी। तब ही तो गतिज ऊर्जा समान होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा समान गति होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादन करता है, पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा है खमीर, तीसरा है हाइड्रा और प्लानारिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुल बडिंग जो होता है तो कौन सा जानवर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रा यह करता है मुकुलन। ठीक है दोस्तों, मुकुलन यह कार्य करता है।
अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये हाइड्रा है, ये किस 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 संघ का जीव है, तो ये सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, सॉरी इसको लीजिए, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ, संघ का जानवर है ये, ठीक है। और इसमें मुकुलन बडिंग होती है, तो मुकुलन देख लेते हैं। देखिए मुकुलन होता है इस प्रकार से, ये एक पूरे तरीके का जानवर होता है, फिर उसमें से अलग होते जाते हैं, फिर इस प्रकार से ये हो जाता है, और उसके बाद में ये पूरा अलग हो जाता है। मतलब जैसे कि ये जो बना हुआ है ऐसे, तो ये यहाँ से पूरा अलग हो जाता है, ऐसे अलग, एकदम अलग दूसरा बन जाता है, ठीक है। और जो है प्लेनारिया, ये जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का प्राणी है, इसको भी लिख लीजिए, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज का प्राणी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। दाब का केंद्र, घर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या द्रव्यमान का केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। जो वस्तु का जो भार होता है, ये भार होता है, वह गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे कार्य करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो याद रखिएगा, वह बिंदु जहां पर वस्तु का जो संपूर्ण भार जो कार्य करता है वह गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? सरल स्थायी उत्तक नहीं है। ये देखिए, जो पादप होते हैं उसके अंदर पादप जो उत्तक होते हैं उसके अंदर एक तो होता है विभोजोत्तक, जिसमें शीर्ष तत्व विभोजोत्तक की, पार्श्व और अंतर्वेश विभोजोत्तक, ठीक है। फिर एक होता है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में एक सिंपल उत्तक होता है, एक जटिल उत्तक होता है। तो स्थायी उत्तक कौन कौन से हो गए? मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, ठीक है। और जटिल उत्तक के अंदर जाइलम और फ्लोएम हो गए। तो यहाँ पे स्केलेना कायमा, ये होता है दृढ़ उत्तक, ठीक है, इंग्लिश के अंदर है। ये हो गया कोलिन कायमा। स्थूलकोण उत्तक, ठीक है। तो ये जो है
यह एक स्थायी उत्तक का पार्ट नहीं है। रुके, रुके, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, सॉरी एक मिनट रुकिए, इसको उठा देते हैं। जीवित तक, ये इसका पार्ट नहीं है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी, इसके अंदर जो होगा जाइलम नहीं होगा, क्योंकि ये जाइलम जो है ये जटिल स्थायी उत्तक है। ठीक है, ये जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है ये। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ये स्थायी उत्तक नहीं है। जीवित उत्तक, जिसे हम कोमल उत्तक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृदु उत्तक, कोमल या मृदु उत्तक। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम, क्योंकि देखिए जाइलम यहाँ पे जटिल उत्तक बता रहा है। स्थायी उत्तक तो है लेकिन ये जटिल उत्तक है। ठीक है, और इसमें पूछा गया कि सरल स्थायी उत्तक, तो मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक है, लेकिन जाइलम नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देख लीजिए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये हो जाएगा मृदु उत्तक, ये हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक और ये हो जाएगा दृढ़ उत्तक। ठीक है, चलिए देखते हैं सरल स्थायी उत्तक। देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? किसने किया? तो ऑप्शन है मोजले, न्यूलैंड, डोबेनाइनर और मेडलिव। इनमें से किसने परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किया था? मोजले ने। इन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जनक माने जाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, ये जो सारणी बनाई थी इन्होंने, ये बनाई थी 1913 के अंदर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोजले। मेडलिव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। डोबेराइनर का त्रिक नियम था, त्रिक नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? मतलब जो कौन सा हार्मोन है जो युवावस्था में लड़कों में
दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, पशु हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल हार्मोन है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज या अग्नाशय से रिलीज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। देख लीजिए सेक्स हार्मोन्स और नॉन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जो मेल्स के अंदर पाया जाता है वह है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, और जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं वह पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन, पिट्यूटरी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज करती है। पैंक्रियाज, अग्नाशय, इंसुलिन का हार्मोन का स्रावन करती है, और एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालाइन का स्रावन करती है, ठीक है। ये नॉन सेक्स हार्मोन है जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ये दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं, इसमें टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन को इस प्रकार से बांटा जाता है, स्टेरॉइड व पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन्स, फिर कोर्टिकॉइड, फिर सेक्स हार्मोन के रूप में बांट दिए जाते हैं इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये यहाँ पे 80 है, 80 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। जी का जो मान दे रखा है वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन है 50 मीटर, 15 मीटर, 80 मीटर और 35 मीटर। क्या आंसर होगा इसका? तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमने गति का नियम तो देखा होगा, एस गति का द्वितीय नियम, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यह द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, ठीक है। अब कोई वस्तु है मान लो जो कि यहाँ पे है 80 मीटर की ऊंचाई पर, यह है 80 मीटर, ठीक है। वहाँ से ऊंचाई से गिराई जाती है, ठीक है। अब जहाँ पे यहाँ गिराई जाती है तो यहाँ पे u का जो प्रारंभिक मान होगा वो होगा, यह u का जो प्रारंभिक वेग होगा उस वस्तु का वो होगा 0, ठीक है। ऊपर से छोड़े जाती है तो शुरू में जो वेग होता है वह 0 होता है, ठीक है। अब वो बूझ रहा है कि जो चौथे सेकंड में उसका वेग, चौथे सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है, ठीक है। मान लो कि
पहले सेकंड के अंदर तय की गई दूरी, मान लो पहले सेकंड में उसने तय की गई दूरी ये है, S1 इज इक्वल टू यू, यहाँ पे 0 है तो ये पूरा तरीके से 0 हो जाएगा, हाफ 1/2 10 इंटू टी, पहले सेकंड में तय की गई दूरी 1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, उसी प्रकार S2 निकालेंगे हम तो 0 आ जाएगा यहाँ पे 1/2 10 का मान, तो जी का मान दे रखा है, यहाँ पे जो जी है वह ए के बराबर है, यानी कि जी और ए यहाँ पे बराबर है क्योंकि त्वरण है, तो यहाँ जी बराबर 1 लिख लेंगे। और अब टी का मान 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, S3 की वापस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो वापस ये हो जाएगा 45। ठीक है, S4 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये हो गया 10 और यहाँ पे 16 आ जाएंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे तो 16 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि चौथे सेकंड में, यानी कि चौथे सेकंड में -3, क्योंकि चौथे सेकंड में निकालना है हम इन दोनों के डिफरेंट, तो चौथे सेकंड में निकालेंगे तो 80 - 45 बराबर कर देंगे हम इसको 35, तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 35। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक तरीका है, किसी दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। रुकिए, इसको लिख लिया, अब देखिए इसको भी एक और प्रकार से कर लेते हैं। जैसे कि हमको S4 निकालना है, तो S4 के लिए ये हो जाएगा UT + ½ AT², यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये T4 आ जाएगा, यहाँ पे भी T4 आ जाएगा, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। और S3 निकालेंगे हम UT3 + ½ AT² और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जैसे कि ये तो 0 0 हो जाएंगे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो S4 - S3 बराबर 1/2, और जहाँ ए का मान समान है तो एक को बाहर निकाल लेंगे, और T⁴ T⁴² T3²। ठीक है, ये ले लेंगे, तो जो चौथे सेकंड में जो दूरी है S, तो वो आ जाएगी 1/2, यहाँ पे रखेंगे 10, T4 का मतलब होगी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे T3 का यानी कि 9, तो जो S बराबर जो हो जाएगा वो 1/2 इंटू 10 इंटू हो जाएगा 7, तो इसको हम काटेंगे 2 से तो 5, तो ये हो जाएगा 5 पर चला जाएगा, तो यहाँ पे 35 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? ऑप्शन है 16, 18, 1 व 17, 1 व 18। तो हैलोजन 17वें वर्ग के अंदर रखी जाती है, यानी कि 17वें समूह के अंदर रखा गया हैलोजन धातुओं को। ठीक है, देखते हैं, ये देख लीजिए 17वें वर्ग के अंदर हैलोजन्स को रखा जाता है।
ये 3 और 3 6, इसमें जो पाए जाते हैं तत्व पाए जाते हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे ये लेंथेनॉइड, ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जिसमें के अंदर 14 तत्व पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेंसिशियस, ये 17वें वर्ग, ये 18वें वर्ग, ठीक है, जिसके अंदर इसका पूर्ण कोष भरा होता है। कोष जो होता है वो पूरी तरीके से भरा होता है, बाहरी कोष, ठीक है। तो ये है हैलोजन, 17वें वर्ग के अंदर रखी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तत्वों तथा पत्तियों में अलग नहीं होता है? प्लांट बॉडी है जो कौन सी है जो जड़ों, तत्वों और पत्तियों में अलग नहीं होती है? मार्सिलिया, रिक्कियां, चारा, स्पायरोगायरा। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इसके अंदर राइट आंसर होगा, जो कि स्पायरोगायरा एक्चुअली में एल्गी है, एल्गी, एल्गी इनकी शैवाल है ये। शैवाल है, आपने देखा होगा जो हरे हरे रंग की जो काई से जम जाती है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है वहाँ पे ऐसे जम जाती है, तो वो ही होती है स्पायरोगायरा। देख लीजिए स्पायरोगायरा, यह है स्पायरोगायरा, ठीक है। इसके एक ऐसी संरचना होती है जिसमें ये पार्ट्स होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म स्ट्रैड, साइटोप्लाज्म, सेल वेल, कोशिका भित्ति, ये न्यूक्लियस और पायरोनॉइड, ठीक है। 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी है? शक्ति बतानी है आपको, शक्ति यानी कि जो कितना कार्य कितने सेकंड में किया जाता है, यानी कि कोई भी कार्य है उसको वह कितने सेकंड में कर देती है, वह कहलाती है पावर। तो बताइए दोस्तों आप, क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आते हैं। आपको पता है कि रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जिस पूछे जाएंगे। तो जो कार्य जो होगा वो होगा mgh, ठीक है। यही स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी होता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो जो कार्य होगा, कार्य हम निकाल लेंगे तो यहाँ से जो निकलेगा कार्य है वह 4 kg
40 kg की लड़की है और जी का मान जो होगा वहाँ पे 10, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। हाइट कितनी है 5 मीटर। तो जो कार्य होगा जिसे हम W से दर्शा देंगे वो कार्य हो जाएगा 4×20 2000। ठीक है, और W बराबर हो जाएगा 2000। अब पावर निकालनी हमको, तो पावर जो निकालनी है वह W/T यानी कि कितना कार्य कितनी समय में किया वह पावर कहलाती है। तो 2000/4 सेकंड में कार्य किया गया है तो शक्ति कितनी हो जाएगी 500 वाट। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 500 वाट। तो याद रखिएगा जो कार्य है mj जो स्थितिज ऊर्जा भी कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम कार्य निकालेंगे और कार्य कितना कार्य कितने सेकंड में किया वह कहलाएगी स्थिति शक्ति। ठीक है, पावर। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है दहन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा का रिलीज यानी कि ऊष्मा का निकलना। ठीक है, और इसमें होता है ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, तो जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में भी हम। ये देख लिए ऊष्मा की वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मीथेन की 2H2 के साथ कार्बन और H2 तथा प्लस में ऊर्जा निकलती है। यहाँ देख लीजिए, यानी कि CH4 + 2O2 यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ऊष्मा के अवशोषण के बाद बनता है, अर्थात जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, AgBr की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो Ag + Br बनेंगे। ठीक है, मतलब एक इसको तोड़ रहा है, ये एक यौगिक है, उसको वह 2 पार्ट के अंदर तोड़ रहा है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जो 2 पदार्थ मिल रहे हैं तो वह ऊर्जा का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 प्रतिरोधक, ये यहाँ पे ओम है। ठीक, ये ओम है, ओम मतलब यहाँ पे लिख लीजिए आप, यह 10 ओम और यह 20 ओम, यानी कि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी, सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी चलिए देखते हैं। तो हम टोटल जो प्रतिरोध है वह निकालेंगे तो R1 + R2। ठीक है,
तो यहाँ से निकालेंगे बी ओ 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम। 30 ओम आ गया। अब 30 ओम आने के बाद ओम के नियम से ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, V का मान 6 वोल्ट दे रखा है, I हमको निकालनी है और R दे दिया 30। तो क्या आंसर होगा इसका? ये चला जाएगा 5 बार। तो जो राइट आंसर होगा I बराबर 1/5 और ये कितना होता है 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी उसमें। ठीक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। श्रवणीय रेंज से नीचे आवर्ती के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। मतलब जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं उससे नीचे की जो आवर्ती वाली जो ध्वनि है उनको क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक। उन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक तरंगे। इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। यानी कि 20 हर्ट्ज से भी कम, 20 हर्ट्ज से भी कम उनकी आवृत्ति होती है, उससे भी कम आवृत्ति की होती है। आवर्ती की जो तरंगे होती है वो इंफ्रासोनिक तरंगे कहलाती हैं। और 20 से यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो तरंगे होती है उन्हें हम बोलते हैं, जो सुनने की आवृत्ति होती है, श्रवण आवृत्ति, श्रवण रेंज की आवृत्ति, श्रव्य तरंगे बोलते हैं इसको, श्रव्य तरंग। ठीक है। और सुपरसोनिक होती है जो 5 मैक से अधिक, 5 मैक से अधिक उसकी 5 मैक से अधिक संख्या होती है। मैक संख्या जो होती है उसे 5 मैक संख्या से भी अधिक होती है यदि उसकी संख्या, तो वह सुपरसोनिक कहलाती है। ठीक है, 5 मैक से अधिक। रुकिए, सॉरी दोस्त, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे होगा 1 मैक से अधिक, 1 मैक संख्या से अधिक होती है, उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 मैक नंबर से अधिक हाइपरसोनिक। ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो कानों से भी नहीं सुन सकते, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
कोयल की गति दिशा चुंबक क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। अभी कोयल क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं पहले हम। कोयल, ये इस प्रकार की कोई मोटर होती है, उसके अंदर ये कोयल अंदर की तरफ लगाए जाते हैं, जिस पर हम तांबा के दो तार होते हैं वे होते हैं। ये होता है परमानेंट मैग्नेट चुंबक होता है। देख लीजिए, इसमें देखिए आप, ये कोयल होता है, ये पूरा। ठीक है दोस्तों, ये कोयल होता है और ये होता है चुंबक, परमानेंट चुंबक। ठीक है, तो यानी कि उसको जो कोयल की जो गति की दिशा चुंबक क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक कब होगी, तो कब होगी इसके अंदर, कब होगी। तो आपने जो एक फॉर्मूला सुना होगा, एफ जो बल बराबर जो होता है, एफ बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा। ये आपने सुना होगा, बल का एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर बी जो होता है वह होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, आई जो होता है विद्युत धारा और एल होती है लंबाई। ठीक है, तो कब इसका मान सबसे अधिक होगा, धारा प्रेरित जो धारा होगी वो कब सबसे अधिक होगी, तो कब हो सकती है सबसे अधिक, आई जो इसका जो आई का मान होगा वह सबसे अधिक कब होगा, तो थीटा का जो मान होगा, जैसे कि थीटा का मान यदि 0 रख दे, साइन थीटा का मान हो जाएगा 0। अगर ये साइन 0 का मान पूरा 0 हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ये एफ 0 हो जाएगा पूरा। और यदि थीटा का मान यदि हम 90 ले लेते हैं तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 1। और ये ही है जहां पर इस आई का मान अधिक आएगा, सबसे अधिक आएगा। ठीक है, किसी भी थीटा पर 45 रखेंगे तो 1/√2 होगा, यहाँ पे भी कम आएगा, 190 पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 डिग्री पर आधा होता है, तो सबसे अधिक कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पर। तो प्रेरित धारा का जो मान होगा सबसे अधिक 90 डिग्री पे होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये मैंने बता दिया कि ये कोयल होता है जो अंदर की तरफ तांबे के रूप में लगाए जाते हैं, ये परमानेंट वो होते हैं चुंबक। ये इस प्रकार से एक कोयल का ही एक चित्र है, सॉरी रिपीट हो गया। दिए गए विलयन में पीएच पर विचार करें और किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों का उच्चतम सांद्रता है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों का उच्चतम सांद्रता होगी। और दे रखे हैं कि 4.7, 8, 2.4, 10.1। तो क्या आंसर होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2.1। हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
ये बताती है अम्लीय रूप, अम्लीय विलयन। इसमें अधिक, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की अधिकतम सांद्रता होगी वह अम्लीय विलयन होगा। और अम्लीय विलयन का पीएच सबसे 2.4, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय विलयन है। तो इसमें ही हाइड्रोजन आयनों की सबसे ज़्यादा सांद्रता होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा लचीला व कोमल है? सल्फर, कार्बन, तांबा या फास्फोरस? क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कॉपर। कॉपर Cu, जो कि परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 29। ठीक है, यह सबसे कोमल होता है। इनके अंदर सल्फर, कार्बन और फास्फोरस के अंदर सबसे कोमल होता है तांबा। और यह मनुष्य के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली पहली धातु है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग में ली थी? तो वह तांबा ली थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है वो होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा, ओके, बुझा हुआ चूना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है कॉपर सल्फेट CuSO4 का, इसमें 2H2O। ठीक है, CuSO4 2H2O, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, CaSO4 2H2O, वॉशिंग सोडा, Na2CO3। तो Na2CO3 और 10H2O। तो देखिए सब में क्रिस्टल का पानी है लेकिन बेकिंग सोडा के अंदर नहीं है। तो जो क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है वह बेकिंग सोडा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं, खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। O2 का उपयोग यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन हो जाता है। यानी कि पायरुवेट का विभाजन कहाँ पे होता है, कौन से कोशिकांग के अंदर होता है? कौन से कोशिकांग के अंदर होता है? ऑप्शन है रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, नाभिक। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट का विभाजन होता है। बिजलीघर, कोशिका का बिजलीघर इसे कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जाघर जिसे कहा जाता है। लाइसोसोम, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आत्मघाती थैली के रूप में जानी जाती है। नाभिक के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, शक्ति ग्रह जिसे हम बिजली ग्रह या शक्ति ग्रह भी कहते हैं। सॉरी, ये लाइसोसोम है।
इसको नहीं कहते, रुकिए एक मिनट, इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं राइजोसोम को, राइजोसोम को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। ये देख लीजिए, लाइसोसोम, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका द्रव, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, एक न्यूक्लियस, एक कोशिकांग है सब। 120 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करो। तो मैंने आपको बताया था एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, अब 120 वाट यानी कि 1000 वाट कर देंगे। 120 वाट है, 120 वाट है तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए भाग दे देंगे हम 120 इसके अंदर। ठीक है, ये कट जाएगा और 0.12 आ जाएगा, इसमें किलोवाट आ जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने घंटे चल रही है, तो 8 घंटे तक प्रतिदिन चल रही है। तो एक दिन में हमसे पूछा है कि एक दिन में प्रयुक्त ऊर्जा की यूनिट होगी, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, इसको काट देंगे 96/100, तो जो राइट आंसर हो जाएगा 191.06 यूनिट। ये यूनिट के अंदर आएगा, ये यूनिट, ये किलोवाट घंटा भी कहते हैं हम इसको, किलोवाट घंटा या यूनिट के अंदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.96 यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन था कि यदि कोई भी किरण पानी से, कोई भी किरण पानी से यदि ग्लास में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है या पास आती है। तो क्या आंसर देंगे दोस्तों इसका। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक कोई बर्तन है, इसमें यदि कोई पेंसिल रख दी जाए तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये तो अपवर्तन के कारण हो गया, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, लेकिन यदि पानी से ग्लास में जाती है तो वह किसकी ओर झुक जाती है, इसमें देखते हैं। मान लो कि ये पानी है और ये है ग्लास, तो घनत्व किसका ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है यहाँ पे, घनत्व ज़्यादा है U2 का U1 से। मतलब यहाँ पे ग्लास का घनत्व ज़्यादा है पानी से। अब ग्लास का घनत्व पानी से ज़्यादा है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यह है अभिलंब और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि वह इधर की तरफ आ जाएगी, यह रेखा, यानी कि वह सीधी जाने के बजाय वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यदि पानी का घनत्व ज़्यादा है, जैसे कि वायु से इसमें आ रही है, तो वह इससे दूर हट जाएगी, यानी कि इधर बन जाएगा। यदि इफ U1 = U2 हो जाए, मतलब यहाँ पे अगर
पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाए, किससे, कोई अदर माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे वायु ले ली जाए और यहाँ पे पानी ले लिया जाए। अब पानी का घनत्व ज़्यादा हो गया तो वह पानी का घनत्व यदि ज़्यादा हो जाता है तब भी वह इस तरफ ही घूमेगी, लेकिन कोई किरण यदि पानी से वायु में आ रही है तो दूर हट जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा एक कंसेप्ट था, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को हमारे इस सेशन को देखने के लिए। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मुराड एकेडमी को। धन्यवाद।